संशोधन को लेकर जिस तरीके से बिहार की राजनीति सुलगी हुई है, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तेजस्वी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो इस बिल को बिहार में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के हमले पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। रिपोर्ट देख लीजिए और विस्तार से उसके बाद खबर को समझाएंगे। यह संवैधानिक बिल है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025. किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी लड़ाई जारी है। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद तेजस्वी यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अगर सरकार बनी तो इस बिल को किसी भी कीमत पर बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है, आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। वक्फ संशोधन बिल पर तेजस्वी के वार पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिल को पूरी तरीके से संवैधानिक बताते हुए कहा, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां भी उनको हार ही मिलेगी। आर्टिकल 370 में गए थे ना, 3 तलाक में गए थे ना, हारे ना, इसको भी हारेंगे। ये बिल्कुल वैधानिक रूप से संवैधानिक है। वहीं तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी को उनके पिता ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 2010 में लालू प्रसाद ने कहा वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज अपने बयान से मुकर रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने उस लायक उनको छोड़ा है क्या? पहले मुंह बचा के चले, मुंह छुपाना पड़ रहा है। और लोकतंत्र का मंदिर है सांसद, और सदन के द्वारा जो पारित हुआ है वो जनता ने भरोसा किया। लालू यादव जी कुछ ज्यादा ही आग उगल दिए थे उस समय जोश में वक्फ के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए और नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए। हम लोगों ने तो उतना नहीं किया जितना लालू जी की इच्छा थी। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। वक्फ बिल का समर्थन करने पर विपक्ष के निशाने पर नीतीश है, तो बीजेपी पर सियासी हमले का दौर भी जारी है। दूसरी तरफ एनडीए वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हक में बताकर ये दावा कर रही है कि 2025 विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, धर्मेंद्र कुमार, शैलेंद्र साहिल के साथ शेखपुरा से अजित सिन्हा की रिपोर्ट। और रिपोर्ट देखने के बाद अब चलिए आपको खबर समझा देते हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद राजनीतिक दलों में मुस्लिमों का हितैषी बनने की होड़ लगी है। साथ में जेडीयू ने वक्फ बिल पर सरकार का साथ दिया, तो नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए जाने लगे। ऐसे में जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ मुसलमानों के लिए किया, तो आइए इसे भी समझते हैं। 2005 से सबसे पहले बात करेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने कराई। भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच कमेटी का गठन किया और दोषियों को सजा भी दिलवाई। इसके अलावा अति पिछड़ा के 20% आरक्षण को लागू किया, जिसका लाभ सीधे तौर पर मुसलमानों को मिला।
इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे और भी काम मदरसों को लेकर किए, वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए, मदरसों को सरकारी मान्यता दिलाई नीतीश कुमार ने, मदरसों के शिक्षकों की सैलरी को सरकारी शिक्षकों के बराबर कर दिया और मदरसा, कब्रिस्तान, तालीमी मरकज, अल्पसंख्यक छात्रावास और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी उन्होंने बनवाए और शिक्षा की गुणवत्ता को उन्होंने और ऊपर उठा दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या काम किया, इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, इसके अलावा मुस्लिम छात्रों को भी छात्रवृत्ति देकर पढ़ने का उन्होंने मौका दिया, यानी कि उन्हें आगे बढ़ाने का मौका दिया और इसी वजह से नीतीश कुमार को मुस्लिम पसंद भी करने लगे। यही नहीं, 2006 से 2014 के जो आंकड़े हैं वो और भी कमाल हैं। 5 मुस्लिम नेताओं को उन्होंने राज्यसभा भेज दिया। ये नेता हैं अली अनवर, एजाज अली, साबिर अली, कहकशा परवीन और गुलाम रसूल बलियावी। ये 5 वो नेता हैं जिनको राज्यसभा नीतीश कुमार ने भेजा। इन 5 नेताओं में 4 पसमानदा मुसलमान हैं, क्योंकि अभी पसमानदा मुसलमानों को लेकर भी एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अली अनवर, एजाज अली, साबिर अली और कहकशा परवीन का ताल्लुक पसमानदा समाज से है, जबकि गुलाम रसूल बलियावी की बात की जाए तो ऊंची जाति के मुसलमान हैं। अब आपको 2015 की भी बात बताते हैं, वो आंकड़े भी समझाते हैं। 2015 के बाद नीतीश कुमार को मुस्लिमों के कितने वोट मिले वो आंकड़े भी समझिए। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 69% वोट महागठबंधन को मिले। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार उतरे उन सीटों पर जेडीयू को 78% वोट मिले, जबकि आरजेडी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी उन सीटों पर उसे महज 59% मुस्लिम वोट ही मिल पाए। लेकिन आरजेडी से अलग होते ही मुस्लिमों ने एक बार फिर से जेडीयू या यूं कहें कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। 2019, 2020 और 2024 के आंकड़े बताते हैं कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत कम मुस्लिम वोट मिले। यहां पर मुस्लिम नीतीश कुमार से छटकते हुए दिखाई दिए जैसे ही वो आरजेडी से अलग होते हैं। 2015 में जेडीयू से कम मुस्लिम वोट पाने वाले आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को 2020 विधानसभा चुनाव में 77% वोट मिलते हैं। एआईएमआईएम की बात करें तो 11% और बाकी बचे 12% वोट जेडीयू, बीजेपी और बीएसपी में बट जाते हैं। यानी नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए काम किया, लेकिन उन्हें मुस्लिम वोट तभी मिले जब वो आरजेडी के साथ रहे। ऐसे में सवालों के जरिए खबर को समझिए, क्या विकास करने के बाद भी नीतीश को मुस्लिम वोट नहीं दे रहे थे? पहले भी कम वोट मिलते थे और अभी भी क्या वैसी ही स्थिति रहेगी? ये सवाल भी अहम है। क्या 17% की बजाय 83% पर फोकस करने का फैसला हुआ? क्या मुस्लिम नेताओं की नाराजगी से जेडीयू की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा? ये तमाम सवाल इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हैं।